डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा। आप सब छात्र इस समय घर पर बैठे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और हमारे यहाँ जो महामारी आई है उस वजह से हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ छात्रों ने हमसे कहा कि सर हमको कोई क्लास दीजिए, कैसे भी करके बताइए। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आपकी तैयारी भी चलती रहे। जैसा कि आगे आपके कंपटीशन्स आने वाले हैं तो उनकी तैयारी भी करते रहें, ठीक है। तो उसी पर मैंने कुछ सोचा कि चलो मैं बच्चों को भी कुछ देता हूँ। तो आप लोगों के लिए गणित की मैं स्टार्टिंग से लेते क्लास ले रहा हूँ, शुरू से। काफ़ी लोग इस विषय में जानते भी होंगे, फिलहाल आप जानते हैं तब भी आप इसको समझिए। कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ से मिल के जरूर आएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको पहला चैप्टर ले रहा हूँ, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। बेसिक चीज़ों से इस चैप्टर को आज मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप अच्छे से इनका लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है और इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप अभी नहीं भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को पहले आप सीखिए, उसके बाद हम बड़े स्तर पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होती क्या है, यानी संख्याओं का सिद्धांत। तो जो हमारी संख्याएं होती हैं, तो सबसे पहली चीज तो हमारी संख्याएं जो होती है वो होती कितने प्रकार की हैं, बात यहाँ पे आती है। स्टार्टिंग इसकी यहीं से होती है, यानी जो हमारी संख्याएं होती हैं, हमारी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अब आप कहोगे बहुत सारी संख्याएं होती, जी नहीं, आपकी संख्याएं सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। पहली चीज आपकी जो होती है वो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। एग्जाम के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों संख्याओं से आपके बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वास्तविक संख्याओं के विषय में पूरी जानकारी देंगे, फिर मैं आपको काल्पनिक संख्याओं के विषय में पूरी जानकारी दूंगा। अब जो संख्याएं हमारी होती है, हमने अभी बताया दो प्रकार की होती है, काल्पनिक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमें जिनको रियल नंबर्स कहते हैं, और ये जो होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, इनको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम वास्तविक संख्याओं पे। तो वास्तविक संख्याओं पे तो संख्याएं दो भागों में बांटा हमने, यानी ये एक हमारे बाबा जी थे, ऐसे समझ लें, और इनके दो लड़के थे, एक ये और एक ये। अब क्या हुआ, इनका जो परिवार था ये बहुत बड़ा बन गया। कौन कौन से आ गए इसमें, तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सम संख्या हमने पढ़ी होगी, हमने विषम संख्या पढ़ी होगी, ठीक है, हमने भाज्य संख्या पढ़ी होगी, अभाज्य संख्या पढ़ी होगी, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी होंगी, और पूर्ण संख्याएं हमने पढ़ी है, ठीक, और परिमेय संख्या हमने पढ़ी है, और अपरिमेय संख्या हमने पढ़ी है, ठीक। तो ये जो संख्याएं हमारी होती हैं ये सारी की सारी हमारी संख्याएं किस ग्रुप में आती हैं, वास्तविक संख्याओं के रूप में आती हैं, यानी ये सब इनके लड़के बच्चे हो गए, ठीक है। अब रही काल्पनिक संख्याओं की, तो इनके तो लड़के बच्चे इतने हो गए। अब ये सिर्फ जब बची बात इनकी आई काल्पनिक संख्याओं की, तो इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, यानी इनकी शादी नहीं हुई थी। तो जब शादी नहीं हुई तो इनके लड़के बच्चे भी नहीं होंगे, यानी काल्पनिक संख्या का कोई मूल्य नहीं होता, सिर्फ उसकी कल्पना तो करते हैं। काल्पनिक का मतलब इमेजिन, सिर्फ उसकी इमेज बना सकते हैं कि यार ये हो सकता था, वास्तव में तो नहीं है ना, ठीक है, कि हम शादी कर लेंगे, हमारे 10 लड़के होंगे, तो सिर्फ हमने क्या किया, कल्पना, लड़के तो है नहीं, वास्तव में तो नहीं है ना। तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं
इन दोनों के विषय में जानते हैं। आज मैं आपको ये वीडियो सिर्फ इन संख्याओं के विषय में बताऊंगा, अगला वीडियो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं हमारी सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है। इन सारे विषय में हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम संख्या हमारी क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है ये हमें लगता है सभी छात्रों को पता होगा। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। यानी 2 से विभाज्य संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से विभाज्य है वही संख्या हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होती है, अब सम ये 2 से विभाज्य, तो विषम क्या होगी, जो 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। ठीक है, तो सम और विषम जान गए। सम संख्या कौन सी, जो 2 से कट जाए उनको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से ना कटे उनको हम विषम संख्या कहते हैं। आगे आते हैं भाज्य में। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। यानी दूसरी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होती है हमारी, भाज्य संख्याएं। अब बची कौन सी, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, किसी दूसरे से विभाजित ना हो। यानी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई फिर आपकी, अभाज्य संख्या जो 1 से कट जाए। और ये आपको पता है, कोई पूछे 1 से कटेगी कि नहीं, जितनी भी संख्याएं हमारी आज तक बनी है वो सभी संख्याएं हमारी 1 से विभाज्य होती हैं। 1 से कट जाए और स्वयं से कटे वो संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं। यदि किसी दूसरी संख्या से वो विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, 4 चीजें आप जाने। सम क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो जाए। विषम क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 2 से कौन से विभाजित नहीं होती, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है ना, 20 है। ये सब संख्या क्या है, दूसरी संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। स्वयं से तो कटती हैं, दूसरी से भी विभाजित हो जाती हैं, तो उनको हम भाज्य कहते हैं। जो स्वयं से कटे और सिर्फ 1 से कटे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, देखो किसी से कटती है, किसी से नहीं कटती। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। अब तुमसे 1 नंबर का सवाल बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, और इस चैप्टर को भी आप अच्छे से समझिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर का एक आधा क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो कौन सा होता है कि अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से कट जाए, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपसे अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो आप क्या नाम दोगे, 2। 1 नहीं दोगे कि 1 लिख दोगे, जी नहीं, 1 नहीं रखोगे, आप कौन सी रखोगे, 2 रखोगे। जब कहा जाए आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक, ये बात आप जान गए। तो ये आपकी क्या हो गई, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। आगे देखते हैं कौन कौन सी संख्या हमारी है। ठीक है, अगला देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं, तो जो हमारी नेचुरल नंबर होती हैं वो +1 से लेकर के
प्लस इन्फिनाइट तक, यानी जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं वो हमारी सारी की सारी कौन सी होती हैं, +1 +2 +3, इस तरह से डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं, ये सारी संख्याएं हमारी किस श्रेणी में आती हैं, नेचुरल नंबर्स में आती हैं। यानी +1 से प्लस इन्फिनाइट के बीच की जितनी भी पूर्ण संख्याएं, यानी पूरी पूरी संख्याएं, ये नहीं कि +2.5 लिख लिया तो वो भी प्राकृतिक, जी नहीं, पूरी संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारी संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या जान गया। तीसरी अगली आती है पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं बस थोड़ा सा अंतर होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो +1 से प्लस इन्फिनाइट तक जाती हैं। 1 नंबर का सवाल यहां भी आपसे पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो जब आपसे ये कह दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है वो 1 होती है, क्योंकि +1 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। पूर्ण संख्या हमारी क्या हुई, यानी कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या होता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब 0 से स्टार्ट होने का मतलब वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या होती है जो ना धनात्मक संख्या में लिखा जाता है और ना ही इसको हम ऋणात्मक संख्या में लिखते हैं। 1 नंबर का सवाल आपका यहां से भी बनाता है कि 0 हमारी कैसी संख्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो 0 ना तो हमारी एक धनात्मक संख्या है और ना ही एक हमारी ऋणात्मक संख्या है। तो 0 ना धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। तो अब कौन सी हो गई, तो +1 इधर हो गया। दाहिनी तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, यानी बड़ी संख्या बनती चली जाती हैं, और बाईं ओर की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यानी इस तरह से ये -इन्फिनाइट तक आता है। यानी -इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच की जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो अगर सबसे छोटी आपसे पूर्ण संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या होती है 0। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपसे कहा जाए तो आप कुछ नहीं बता सकते हो, क्योंकि प्लस इन्फिनाइट है, कोई भी हो सकती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमसे जब भी पूछेगा छोटी ही पूछेगा, बड़ी नहीं पूछेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, 0 होगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे तो वो कौन सी होगी, 1 होगी। और आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो आपको अभी बताया हमने, कौन सी होती है, 2 होती है। तो ये आपकी इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अब यहां पे आते हैं कि ये सारी चीजें जान गए, सम विषम भाज्य भाज्य प्राकृतिक पूर्ण, परिमेय संख्याएं कौन सी आ गई। तो परिमेय संख्या क्या होती है, इस पे हमने देखा कि कई लोग कई चीजों से कंफ्यूजन में रहते हैं। सिर्फ यही बता देते हैं कि वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में रखी जाती हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो कि ये परिभाषा आपकी अधूरी रह जाती है और सवाल परीक्षा में लोग गलत कराते हैं। अब कुछ और ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें कौन सी परिमेय संख्या है, आपकी नजर में सारी परिमेय होती हैं, जबकि सारी परिमेय संख्या नहीं होती, उनमें से कोई एक होगी, क्योंकि आपको इसकी पूरी परिभाषा नहीं पता होती है। तो परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है वो हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या है तो ये होती है वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में तो हों, अंश बटे हर के रूप में हों, लेकिन शर्त इसकी है, लेकिन उसका महत्तम समापवर्तक यानी मासा क्या होना चाहिए, उसका मासा सदैव 1 होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इसकी परिभाषा पूरी। यानी
कौन सी होती है परिमेय संख्या हमारी? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में हो, यानी पी अपान क्यू के रूप में तो हो, लेकिन उनका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे हमने ले लिया 3/9। अब आपसे पूछ लिया गया बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप तो फट से इसका आंसर दे दोगे यार अंश बटे हर के रूप में तो है, लेकिन ये परिमेय संख्या है कि नहीं? आप लिख दोगे जी हाँ है परिमेय संख्या। जी ये बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम मासा निकालते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। इसके फैक्टर करो, इसका कॉमन लोगे तो 3 मिल रहा है ना। ये संख्या देखो एक दूसरे से कट रही, बस इतना देख लेना आपको, क्या कट रही है? एक दूसरे से कट रही। जी बिल्कुल। किसी एक संख्या से विभाजित हो रही है? जी विभाजित हो रही। 3 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो आप फिर इसे कह क्या सकते हो? तब आप इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अपरिमेय संख्या बना सकते हो। तो 3 के 3, 3 तक का 9, तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। अब 1/3 आपको मिल गया, तो 1/3 हमारी कैसी संख्या हो गई? 1/3 हमारी एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि अगर अंश और हर का अब हम मासा निकालते हैं तो मासा कितना आता है? 1 आता है। तो आप अब समझ पाए परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख लें और उनका मासा कितना हो जाए? 1 हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या हमने बताया ना, 3/9 ये कैसी थी संख्या? आपकी अपरिमेय संख्या थी। कैसे? अब ऐसी संख्याएं जिनके मान हम पूर्ण रूप से ज्ञात ना कर सकें, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमने लिख लिया √5, क्या आप इसका मान पूरा दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। √3, क्या आप इसका पूरा मान दे पाओगे? इसका मान तो आपने याद कर रखा है, कहीं 1.732 होता है, लेकिन ये पूरा मान तो नहीं होता ना। इसके आगे भी इसका मान आता है, और जो कि दशमलव के बाद 3 अंक निकालने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो पूरा मान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कैसी संख्या हो गई हमारी? अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये थी आज आपकी संख्याओं के प्रकार। ठीक है, अभी और प्रकार भी हैं, उनको हम बताएंगे। फिलहाल अभी आप इतना सीखिए, इसके आगे का टॉपिक हम अभी आपको समझाते हैं। अच्छा, हम सब लोगों ने एक चीज और पढ़ रखी है कि जो हमारी संख्याएं बनती हैं किन अंकों से बनती हैं। तो जो हमारी संख्याएं तैयार होती हैं वो सीधे 0 से लेकर के 9 तक के अंकों से तैयार होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इन्हीं अंकों से जितनी भी दुनिया की संख्याएं बनी हैं सब इन्हीं से मिलके बनी है। ठीक है। अब यहाँ आपका एक टॉपिक और छोटा सा बनता है कि संख्याओं के जातीय मान क्या होते हैं, उनके स्थानीय मान क्या होते हैं, उनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो जैसे कोई संख्या हमने ले ली, एक संख्या हमने ले ली, आप इतना तो जानते होंगे, इधर से हम जब दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाते हैं तो हमारी संख्याओं के क्रम बढ़ते हैं। जैसे ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये 10,000 होता है, इस हिसाब से क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया किसी एक संख्या का, ऑप्शन में आते हैं कि इस संख्या में 4 का जातीय मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या का जब जातीय मान पूछा जाए तो उस संख्या का वो विशेष मान ही होता है, वही उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे हमसे इसमें पूछ लिया गया 4 का जातीय मान बताओ। अब इस संख्या के लिए हमको पूछ लिया गया कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका जातीय मान क्या होगा आप सब लोग बता सकते हो कि 4 का जातीय मान सिर्फ 4 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, तो सिर्फ 5 ही होगा। 10 का जातीय मान क्या होगा, तो सिर्फ 10 ही होगा। यानी जिसका भी पूछे उसका जातीय मान वही होगा। 6 का पूछे जातीय मान तो 6 हो जाएगा, 10 का, सॉरी गलती से निकल गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो जातीय मान किसी का अगर पूछ ले तो वो संख्या का जातीय मान स्वयं वो संख्या ही होती है।
लेकिन अगर किसी संख्या का स्थानीय मान हमसे बात कर दे कि इस संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। जैसे ये संख्या आपको दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया इसमें से 9 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 39675 ऐसी संख्या, एक बड़ी सी संख्या लिख दी गई। अब इस संख्या को पढ़ना भी आप जानते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया 3,96,758 हो गया। तो इस संख्या का आपसे पूछ लिया इसमें से 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ। इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम संख्या को देखते हैं। तो संख्या हमारी कितनी थी, 5 थी, और 5 के आगे हमारी कितनी संख्याएं हैं इस बात को आपको गिनती करना है। तो 5 के आगे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक संख्या है, यानी जो 5 था हमारा वो दहाई के अंक पर था। तो जो भी संख्या है उसको उतने से गुणा कर दीजिए। यानी कितनी संख्या है हमारे पास, एक संख्या है, इसलिए हमने इसको 10 से गुणा किया। तो इसका स्थानीय मान हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। इसी तरह से अगर हमसे पूछ ले कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 लिख लीजिए और 9 के आगे देखिए कितनी संख्याएं हमारे पास हैं, 1 2 3 4, यानी जो हमारा 9 था वो 10,000 के अंतर्गत आता था, इसलिए हम इसके आगे 4 जीरो बढ़ा लेंगे। जितनी संख्याएं हो उतनी 1000 से हमको गुणा कर लेना, उतनी जीरो के आगे बढ़ा के उसको गुणा कर देना। तो कितना हो गया, 90,000 हो गया। यानी 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 90,000। 7 का पूछ लेता तो 7 गुणित आगे 2 अंक है तो 700 हो जाता। तो इस तरह से हम संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान निकालना जान गए। अब जब जातीय मान स्थानीय मान निकालना जान गए, इसके बाद हमारे आते हैं कि संख्या हमारी कौन किस से विभाज्य है। आपको बहुत बड़ी सी संख्या दे देंगे, कहेंगे ये 2 से विभाज्य है कि 5 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ये हमें लासा मासा में भी बहुत मदद करेगी। इसके लिए मैं आपको अगला वीडियो देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।